अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर बुरहान खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डॉक्टर खान पर। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 का, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। लेक्चर 1 में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिटेल में डिस्कस किया और वह हमने देखा कि इसमें ये 4 ब्लॉक्स एस, पी, डी और एफ ब्लॉक कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो इसको हमने जस्टिफाई किया हुआ है उधर। अब हमने इन 4 ग्रुप्स में, सारे 4 ब्लॉक्स में से जो 2 ब्लॉक्स है इस चैप्टर में कवर करने होंगे, और वो कौन से, एस एंड पी। और आप सबको पता है उसी लेक्चर से कि इसमें ये जो एस एंड पी हम लिखते हैं ये किस वजह से है, ये सब शेल्स की वजह से है। तो यहां मैं लिख रहा हूं एस सब शेल, पी ब्लॉक है, पी सब शेल से बनेगा पी ब्लॉक, एस सब शेल से बनेगा एस ब्लॉक। ये है कि यहां हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आप एकोमोडेट कर सकते हैं, 2। पी में आप कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं, वो है 6। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे एलिमेंट्स जिनका इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके लिए आपने अलग एक घर बनाना होगा, कॉलम बनाना होगा। वो एक ही फैमिली है। दूसरी फैमिली के लिए जिनके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने, तो इसी तरह से ये जो ग्रुप्स है ये खुद ब खुद बन जाएंगे। तो ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा को हम पुट करते हैं तो पीरियोडिक टेबल खुद ब खुद अपीयर हो जाएगा। कैसे? यूं करके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने, जाहिर सी बात है, 2 कॉलम्स बनाने होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करना होगा, हमने 2 ही कॉलम्स बनाने होंगे। तो ये 2 मैंने कॉलम्स बनाए क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, S1 और S2, तो ये ब्लॉक का एंड हो जाता है। अब ये जो है, ये जो अपना ब्लॉक है पी ब्लॉक, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 हमारे पास कॉलम्स बनेंगे। क्या कितने बनेंगे? 6 कॉलम्स बनेंगे। तो टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 6, यूं करके। सही है। अब इनको भी आप एरो से इस तरह शो कर ले ताकि हमें पता चले कि इसमें 6 क्यों है। ये वाला आपका इसके बराबर, इनका जो नंबर है इसके ऊपर अगर मैं 1A लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, इसके ऊपर अगर मैं 2A लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहा हूं, इसी तरह 3A 4A और यहां तक आते हुए 8A। तो इसके लिए आपने जानना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में टोटल कितने हैं। सही है। तो यहां इसके सामने मैं लिख रहा हूं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबका हम लिखेंगे इस एरो के बिल्कुल सामने। अब इस वाले का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो इसका N से रिप्रेजेंट करते हैं हम वैलेंस शेल। सही है। और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो इस वाले कॉलम में जितनी भी एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और किधर होगा? S में होगा। इसलिए ये S ब्लॉक है और इस ब्लॉक में इसको ग्रुप नंबर 1A हम कहते हैं। क्या कहते हैं? 1A। तो 1A क्यों लिखते हैं? अब A क्यों लिखते हैं इस पे ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, और यहां फिर B क्यों लिखते हैं तो ये जस्टिफाई हुआ है, वहां मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी है इसकी कि A और B हमने क्यों बनाए थे और ये कब बनाए थे। सही है। ये वैसे ओल्ड क्लासिक ओल्ड नॉमेनक्लेचर है ग्रुप्स का। अब इस वाले का आप देख लें, यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो दूसरा आ रहा है, तो ये N से मुराद वैलेंस शेल है। ठीक है। N इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसका अगर N1 है तो इसके नीचे वाले का 2 होगा, 3 होगा, फिर 4, 5, 6 और कहां तक जा सकता है? 7 तक। इसलिए तो हम कहते हैं कि ये N इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये जो आखिरी N होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है। ठीक है। तो अच्छा, तो इस वाले के नीचे अब क्या लिखेंगे? इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, तो इसका हम लिखते हैं 2A। ठीक है। इसी तरह इसका आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लें इस वाले का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसका हिस्सा है क्योंकि आगे वाले एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो 2 तो ऑलरेडी इसमें आ गए, तो सब में आ गए। अब सब के साथ आप लिख लें NS2, इसका भी NS2, इसका भी NS2, इसका भी NS2 और इसका भी NS2 और इसके साथ भी NS2। तो S में सबके वैलेंस शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन के एंट्री की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इसको कौन सा ब्लॉक होना चाहिए। तो इसका अब P स्टार्ट हो रहा है, तो इसके P में 1, इसके P में 2, इसके P में 3, इसके P में, इस वाले के P में
4 और इस वाले यहाँ P में कितने आ जाएंगे 5 और इस वाले की P में 6। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये P1 सिस्टम है, ये P2, P3, P4, P5 और P6। इसी तरीके से आपका P कंप्लीट हो जाता है, इसलिए तो हम जो है यहाँ स्टॉप कर देते हैं और यहां से एक नया शेल स्टार्ट करते हैं। और आपने सुना होगा कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप डाउन द ग्रुप आते हैं, डाउन द ग्रुप आप आते हैं तो क्या होता है? एक शेल का इंक्रीमेंट होता है। वो इसलिए कि वहां पहुंचते हुए अब यहां से आपने एक नई पीरियड को स्टार्ट करना है, नए एलिमेंट पे आना है, तो डाउन द ग्रुप वन शिफ्ट के साथ एक शेल का इंक्रीमेंट हम करते हैं। अच्छा, ये अब इसको इस तरह कंप्लीट कर लें तो इनका भी ग्रुप, ये जो ग्रुप नेम है ये लिख ले। अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में? 2 और 1 3, तो ये आपका थर्ड ए है। इस वाले में कितने? 2 और 2 4, तो ये फोर्थ ए है। इस वाले में 5, तो ये फिफ्थ ए है। इस वाले में 2 और 4 6, तो ये सिक्स्थ ए है। और ये हेलोजन सबको पता है इसमें 7 होते हैं, तो 2 और 5 7। और इस तरह नोबल गैसेस का इसमें 2 और 6 8, तो ये हमारा 8 ए हो गया। यहां एक बात आप नोट कर ले, मैंने हीलियम को नहीं लिखा हुआ है। अब हीलियम को नहीं लिखने की वजह यह है कि याद रखिए हीलियम के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एस में होते हैं, तो वो यहां तो हम लिखते हैं एक खास रीजन की वजह, क्योंकि वो भी नोबल गैसेस की तरह, ये नोबल गैसेस की फैमिली है या ग्रुप है, उनकी तरह वो भी स्टेबल है हीलियम, इसलिए लिखते हैं। वैसे वो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, हीलियम आपका पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन इस सिमिलरिटी की वजह से कि उसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट है, इनका भी वैलेंस शेल कंप्लीट है, वो भी स्टेबल होता है और ये भी जो है जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ नोबल गैसेस के वो भी स्टेबल है, तो इसी वजह से इधर लाते हैं। वैसे हाइड्रोजन और हीलियम का जो पोजीशन है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, ब्लॉक के लिहाज से उसको इधर होना चाहिए था, स्टेबिलिटी की बुनियाद पर हम इसको इधर ले आते हैं। बहरहाल वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये जो हमारे ग्रुप्स बन गए इसके हमने नाम जस्टिफाई किए कि इस तरह के इनके नाम क्यों बनते हैं। अब इसमें एलिमेंट्स टोटल कितने होंगे, तो इसको आप कंप्लीट कर ले। अब यूं अच्छा जी, तो ये हमारे बन गए 7 पीरियड्स भी मैंने इसमें शो किए, क्योंकि ये खुद ब खुद बन जाते हैं। इस तरफ जब आप जाते हैं, इस तरह जब आप स्टार्ट कर लेते हैं, आपका हाइड्रोजन ये हुआ, सही है, तो हीलियम आपका फिर इधर आया, यहाँ पे आप बना सकते हैं यूं, और यहाँ पर आपका लिथियम, ठीक है, यहाँ पर बेरिलियम, यहाँ पर एल्यूमिनियम, नहीं यहां पर बोरान, ये आपका बोरान हो गया, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है और ये नियान है। ये क्या है? नियान है। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और अर्गान यूं जाते हुए। तो ये जो इसके पीरियड्स खुद ब खुद डेवलप हो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि यहां आके हमारा पी कंप्लीट हो जाता है, तो आगे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आगे वाला इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है। तो हमने फिर ये जो एस का कॉलोनी है, जो ब्लॉक है, इसमें लाजमी आना होगा, क्योंकि ये रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज है। आप देख ले तो इन सब का इसमें वो आएंगे ऑटोमेटिकली जिनका इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। कौन से इसमें? वैलेंस शेल के इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस वाले में 2 होंगे। यहां फिर से P1, P2, P3, P4, P5 और P6, फिर जाके आपने एक और स्टार्ट करना। तो यूं जाते हुए बेसिस हमारा क्या है? जैसा कि हमें पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी बेसिस क्या है, इसका जो मॉडर्न लॉ है वो है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मींस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मोजले ने इस लॉ को पेश किया था। तो यहां जो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर कर रहे हैं, तो ये खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट हो जाता है आपका पीरियोडिक टेबल। अब ये अलग ब्लॉक क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये इस सब शेल वाले एलिमेंट्स इसमें आते हैं जिनका
लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में जाता है। एक वाले का ये हो गया और दूसरे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो दूसरे के लिए ये। इसी तरह पी में 6 हो सकते हैं और लास्ट वाली पी में हम बात कर रहे हैं तो पी जिनका 1 वाला होगा, इन सब के पी में, इन सब के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है वैलेंस शेल का। इसके साथ मैंने वैसे एन नहीं लिखा हुआ है तो एन लिखना चाहिए, एन पी, सही है, ये भी एन पी और इसी तरह एन पी और एन पी। एन से मुराद, अब एन के लिए एन आप कहां से पता कर लोगे कि इसका एन कौन सा होगा? इस वाले का N1 है, इसका N2 है, 3, 4, 5 और 6। तो इसको अगर मैं देख लूं तो इसके वैलेंस शेल यानी इस वाले का वैलेंस शेल 3 के बराबर, ये जो 3 पीरियड है, थर्ड पीरियड है, तो इसका ये 3:3p3 है, इसका 2:2p3 है। तो जितनी भी है N वेरी करता है लेकिन वैलेंस शेल में S और P के इलेक्ट्रॉन्स वेरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉलम्स में सबका एक ही जैसा होता है, ठीक है। और यही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है इनके ग्रुप नंबर को। तो ये तो हो गए हमारे इस तरह से S ब्लॉक और P ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? ये अपना S ब्लॉक है, यहां से यहां तक ये कौन सा ब्लॉक है? S ब्लॉक, अपना P ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं? P ब्लॉक, वैसे ऊपर लिखा भी है। अब हमने इस चैप्टर में कितने एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को स्टडी करना है, इसके हाइड्रोजन को निकाल के या फिर शामिल भी करें, मसला नहीं है। तो 13 यहां पे हो गए और आपके 36 ये बनते हैं। 6 कॉलम्स हैं, सही है, और हर कॉलम में 6 एलिमेंट्स है, क्योंकि हीलियम वाला तो इसमें शामिल नहीं है, तो 7 से 1 काट दें। 6 और 6 कॉलम है और हर एक कॉलम में 6 एलिमेंट्स है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो यहां हमने 13 एलिमेंट्स को स्टडी करना होगा। टोटल कितने? 13 एलिमेंट्स इस ब्लॉक के, और P ब्लॉक में टोटल कितने हैं? 36 एलिमेंट्स है, 36 एलिमेंट्स। तो टोटल जो एलिमेंट्स है S और P में आप इनको मिला ले तो 49 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को हमने इस चैप्टर में कवर करना है। अब एक सवाल ये है, अक्सर स्टूडेंट्स भी पूछते हैं और किताबों में भी लिखा हुआ होता है कि why this S and P block elements are called representative elements, इनको representative elements क्यों कहते हैं? तो मैं इसको यहां पर अलग करके लिख रहा हूं छोटा। तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है, सबसे पहले तो ये बात नोट कर लें कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, आंसर में मैं लिख रहा हूं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का वर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी है, ओल्ड टर्मिनोलॉजी है। ये क्या है? ओल्ड टर्मिनोलॉजी। और इसको हम ओल्ड टर्मिनोलॉजी इसलिए कहते हैं कि ये जो आपका ग्रुप नेमिंग सिस्टम है, ये एक जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला रोमन में, तो ये पुराना नॉमेनक्लेचर है। पुराने जमाने में इनको ये नाम दिए गए थे और मैंने जैसा बताया किस लिए दिए, किस बुनियाद पे दिए थे, इनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से लेकर 8 तक, यहां से मतलब पूरा ये इनको नाम मिले हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ए क्यों साथ लिखा हुआ है, बी यहां क्यों लिखते हैं, इस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। लेकिन ये जो टर्मिनोलॉजी है इनका इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये पुराने, अब आजकल इसका पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं बनती इस वर्ड का या इस टर्मिनोलॉजी का, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इस लिहाज से इनको कहा था कि इनका जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हैं इनका ग्रुप नंबर। कौन सा ग्रुप नंबर? ये जो रोमन वाला है, पुराना वाला। नया वाला आप सबको पता है कौन सा है, 1, 2, इसी तरह 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 18 ग्रुप्स हैं। मॉडर्न नॉमेनक्लेचर के मुताबिक कितने ग्रुप्स हैं? यहां जो हम 3 मर्ज करते हैं, इस पे मैंने बात की ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर लेक्चर में, तो वो 3 मर्ज करके फिर इस लिहाज से, ये पुराने वाले लिहाज से 16 ग्रुप्स बन रहे हैं। नए वाले के लिहाज से कोई मर्जिंग वर्जिंग नहीं है, सब मिला के 18 ग्रुप्स बनते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका ताल्लुक ये जो ओल्ड वो है नॉमेनक्लेचर है इसके साथ है, क्योंकि इसका
वैलेंस शेल में, सबके वैलेंस शेल में जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर और ये ग्रुप नंबर जो है मैच करते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो इसी वजह से इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी शॉर्ट होना चाहिए। यहां मैं ये लिख रहा हूं जो मैंने आप लोगों से कहा कि एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स are called representative elements because the number of valence electrons, the number of their valence electrons, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सी, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली रिप्रेजेंट देयर ग्रुप नंबर। और ग्रुप नंबर कौन सा, ये आपने मेंशन करना होगा कि ये नया वाला नहीं, 1 2 3 वाला नहीं, ये जो हमारे इंग्लिश के 1 2 3 है ये वाले नहीं। कौन से 1 2 3 रोमन वाले। तो ये आपने लिखना होगा यहां कि रोमन वाले 1 2 3 जो है रोमन वाले, सही है। तो ये जितने ये रोमन वाले पुराने हैं, नॉमेनक्लेचर 1988 से पहले की बात है। कब की बात है, बिफोर 1988। ये भी आप लिख लें यहाँ पे, वैसे लेक्चर 1 में मैं बात कर चुका हूं इस पे। 1988 से पहले हम इस तरह इन ग्रुप्स के नाम लिखते थे। अब 1988 के बाद आईयूपीएसी सिस्टम ने फिर चेंज किया, 1 2 3 18 तक यू कंटिन्यू उन्होंने इसकी नेमिंग की हुई है। तो ये इसके साथ, नए के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये पुराने वाला जो है उस वक्त से इनको रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहते थे कि इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, वो तादाद और इनका ग्रुप नंबर ये एग्जैक्टली एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये तो बात यहां पे खत्म हुई। अब हमने बाकायदा स्टार्ट करना होगा इस चैप्टर। ये जो आपके बुक ने बड़ा स्मार्ट यहां पे डिसाइड किया हुआ है कि आपके ग्रुप, आपके ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है, इसमें पीरियड थर्ड से स्टार्ट किया हुआ है इस चैप्टर को। कहां से स्टार्ट किया हुआ है, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि आई मस्ट अप्रिशिएट, आई शुड से, ऐसा करना चाहिए था इनको। इसका फायदा क्या होगा, पीरियड से स्टार्ट करने का फायदा ये होगा, इन्होंने पीरियड थर्ड से स्टार्ट किया ये वाला, इसका फायदा ये होगा कि आप सब ग्रुप में से, एस और पी के सब ग्रुप में से एक एक एलिमेंट को स्टडी करोगे। और एक एलिमेंट का किसी ग्रुप में अगर आपको केमिस्ट्री समझ आ गई तो बाकी का भी बहुत इजीली इनकी रिएक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों, तो ये बड़ा अच्छा है, इन्होंने पीरियड थर्ड से स्टार्ट लिया हुआ है। अब पीरियड थर्ड को कैसे पढ़ेंगे हम, तो इनका तरीक़ेकार ये है कि पहले जो है पीरियड थर्ड का फिजिकल एंड फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, किस कौन से वाले एलिमेंट्स के, ये जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स हैं। और फिजिकल एंड एटॉमिक, फिजिकल से मुराद वो प्रॉपर्टीज है जो बल्क के साथ ताल्लुक रखते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपका वेपर प्रेशर, ठीक है, इस तरह की चीजें, टेस्ट, कलर, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। और एटॉमिक प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो इनके एटम्स के साथ रिलेटेड होते हैं, मतलब सिंगल एटम्स के साथ रिलेट होते हैं, बल्क के साथ नहीं। तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टी। सब हम डिस्कस करेंगे पहले पीरियड थर्ड के लिए, और इसी पीरियड थर्ड के लिए जब इसको हम कवर कर लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे किस चीज पे, ये जो दूसरे इनके प्रॉपर्टीज है
केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले एक लिस्ट बना ले, कौन कौन से हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, एक इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद फिर हम आएंगे ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस को समझेंगे, और इसमें ट्रेंड्स, ट्रेंड से मुराद ये है कि अक्रॉस द पीरियड जाते हुए या डाउन द ग्रुप जाते हुए किस तरह वेरी करते हैं वो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। तो ये ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। फिर उसके बाद हम आएंगे ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर उसके बाद ये सब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। इस वक्त स्टार्ट तो नहीं किया है, मैं एनालिस्ट कर रहा हूं सबको। इसके बाद फिर ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर उसके बाद ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में जो है फर्स्ट हम वो करेंगे कंडक्टिविटी, और आखिर में है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड ब्लड प्रेशर, नो ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, सही है, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मैंने जो लिस्ट डिस्प्ले किया, ये किस चीज का है, पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। और अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि S&P ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पीरियड थर्ड को पहले पढ़ेंगे, पीरियड थर्ड, इसके जो एलिमेंट्स है इसको हम पहले कवर कर लेते हैं, स्टडी करते हैं। और इसमें आपको जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पहले हम फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज इनके देखेंगे। कौन से, फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अब फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बुक ने जो फर्स्ट नंबर पर डिस्कस किया हुआ है वो कौन सा है, कौन सी प्रॉपर्टी है इनकी, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो हम भी ऐसा करते हैं, बुक को फॉलो करते हुए पहले हम पीरियड थर्ड एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है इसको कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। याद रहे, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर से मुराद कोई नई चीज नहीं है, ये वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आप लोग पहले के क्लासेस में कर चुके हैं। और यहाँ आपको पता है कौन से एलिमेंट्स हैं, ये जो पीरियड थर्ड है इसमें सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है, फिर सल्फर है, इसके बाद क्लोरीन है, और आखिर में अर्गान है। ठीक है, और इनका जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, अगर पहले का आपको आता है तो बाकी एक बढ़ाते जाएं, और सब 3। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ आप लिख ले ताकि हमें इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये शो करने के लिए यहाँ स्पेस मिले। तो सोडियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब ये इसका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, और ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके, 1, इसलिए तो, और किस में है, एस में है, इसलिए तो इस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 में ये मौजूद है। अच्छा, अब यहां से यहां तक आप देख लें तो ये सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है पीरियोडिक टेबल में, इन सबसे पहले गुजरने वाला जो नोबल गैस है नियान, तो इसकी जगह आप नियान भी लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि इसके 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नियान का है। अब बचता कितना है,
ये 1 इलेक्ट्रॉन बचता है 3s में, तो 3s1 को आप बाहर लिख लें। तो इस फॉर्म में अगर आप लिख ले तो ये ओपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यू लिखते हैं जब इसमें नोबल गैस को शामिल करते हैं तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फिर हम कहते हैं कि ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 12। तो किस तरह लिख लेंगे? 1:2, 2:2, 2p6 और 3s में पहले 1 था, अब ये दूसरा भी आ गया, यहाँ s कंप्लीट हो गया। यही तो वजह है कि इस ब्लॉक में सिर्फ सोडियम और मैग्नीशियम आते हैं। इनकी जो 10 इलेक्ट्रॉन है इसके, यहाँ भी आप नियान लिख सकते हैं और फिर 3s2, सही है। तो इसी तरह 10 इलेक्ट्रॉन तो सबके पास 12 में 10 शामिल थे, सही है। तो 13 में भी 10 शामिल होंगे, तो इसकी जगह भी आप 10 के लिए क्या लिखे? नियान, और फिर 3s2। ये कितने हो गए? तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, यानी 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन इसका किधर जाता है? p में जाता है। और आपने देखा इससे पहले जब मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा था, पीरियोडिक टेबल में p ब्लॉक बना रहा था, तो इसके p में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था एल्यूमिनियम का, जो p है, ठीक है। और कौन सा p है? 3p है, तो 3p1, ठीक है। इस तरह 13 इलेक्ट्रॉन आपने कन्फ्यूग्रेट की। अब इसका 13 तो इसका 14 है सिलिकॉन का। इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स को आप यू शो कर लें और फिर 3s2, 3p1, ये वाला यहां तक 13 हो गए, लेकिन इसका 14 है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो p में अभी जगह है, तो p में आप डालते जाए, तो p1, p2, सही है। इस तरह फास्फोरस का 15 होता है। फास्फोरस का क्या है? 15 है। तो यहां आप 10 इलेक्ट्रॉन नियान के खाते में डालें और फिर 3s2, 3p2, ये 14 हो गई। अब जो 15th इलेक्ट्रॉन है, p के लिए जगह है इसमें, तो आप इधर ही लिख लें, सही है, p3। अब ये फास्फोरस के पास सल्फर के पास 16 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आप नियान में 10 चले गए और फिर आपका 3s2, 3p, ये अगर 3 है तो ये 4, सही है। तो 16th इलेक्ट्रॉन भी किधर गया? आपका शामिल हो गया p में। इसी तरह जाते हुए p यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कितने हैं? क्लोरीन के साथ 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 तो आपके नियान में चले गए और 3s2 सब में है। p में आपका 4 आ गए हैं, तो 5 इधर आ जाएगा, तो ये पूरे कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अर्गान के पास 18 है, तो 10 आप शामिल कर दे इसके नियान में, 3s2, 3p6, ठीक है। तो ये हमने सारा अब इसके बाद वाला जो है कंडेंस फॉर्म में शो किया। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कौन से नोबल गैस को हम इसमें शामिल कर दे। तो एक तो बड़ा इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख के, नहीं तो इसका इजी वे ये है कि जिस एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं उससे पीछे जाते जाओ और देखो कि इससे पहले कौन सा नोबल गैस गुजरा है, तो वही वाला नोबल गैस आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है अभी हमने कंप्लीट किया ये जो कितने एलिमेंट्स है, 2s के और 6s के, 8 एलिमेंट्स होते हैं पीरियड थर्ड में। तो वो सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टी में। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट हमने एक एटॉमिक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ, और वो प्रॉपर्टी है आपका ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। सिर्फ पीरियड थर्ड के लिए हम कौन सा डिस्कस? ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बाद अब हम आते हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस, और ये किस चीज के लिए? पीरियड थर्ड के लिए, ठीक है। तो पहले एटॉमिक रेडियस को हमें डिफाइन करना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सही है। तो इसके नाम को अगर आप देख ले तो एटॉमिक रेडियस मींस डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अप टू इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस क्या चीज है? ये कोई एटम है, कोई सा भी एटम आप ले ली यूं, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इसके आउटर शेल तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे इसका रेडियस, ठीक है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? किसी एटम का रेडियस कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब इस तरह
किसी आइसोलेटेड, ये सिंगल एटम में शो कर रहा हूं, आइसोलेट, किसी के साथ इसका कोई बॉन्ड वांड नहीं है, इस तरह जब हम मालूम करते हैं तो ये रेडियस सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये जो आफ्टर डी ब्रॉगली ड्यूअल नेचर, सही है, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर है, यानी ये बैक वक्त एज अ पार्टिकल और एज वेल एज अ वेव बिहेव करता है। इसके बाद और फिर हाइजेनबर्ग ने इसको फॉलो किया। हाइजेनबर्ग साहब ने, इसका एक प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साहब के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली साहब के वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये पता चलता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट भी यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन में बहुत ह्यूज अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ये वेव मोशन करता है यूं, तो इसकी पोजीशन को आप फिक्स नहीं कर सकते। ये बाउंड्री आप फिक्स, एटम के बाउंड्री को आप फिक्स नहीं कर सकते। जब किसी चीज की बाउंड्री फिक्स नहीं है तो फिर कैसे आप उस बाउंड्री से लेकर न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस को सही डिस्टेंस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप रेडियस मालूम करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, ह्यूज अनसर्टेनिटी in positioning the last electron। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के बाउंड्री को हम इस तरह से फिक्स नहीं कर सकते जिस तरह होना चाहिए। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से आप एटम का रेडियस अगर यूं मालूम करते हैं आइसोलेटेड एटम का, वैसे प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल भी हो जाता है, सिंगल एटम को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो ये फिर मुश्किल हो जाता है। एक तो ये इसके साथ रिलेटेड एक मसला है, दूसरा ये कि अगर आप मालूम भी कर लें, किसी तरीके से फोकस कर लें माइक्रोस्कोप या एक्सरे डायफ्रेक्शन एनालिसिस के थ्रू, लेकिन फिर भी अगर आप इसका रेडियस रिपोर्ट करोगे तो इसमें अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत सारा जो है इसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, इसमें गलती बहुत बड़ी होगी। तो फिर इन्होंने क्या कहा, ये साइंटिस्ट ने कहा कि इस तरह हम नहीं कर सकते, इसका एटॉमिक रेडियस जब मालूम करते हैं तो ये कंबाइंड फॉर्म में मालूम करेंगे। किस चीज में? कंबाइंड फॉर्म में। दैट इज वाई द एटॉमिक रेडियाई, अब बहुत सारे उनकी हम बात कर रहे हैं एटम्स की, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स are determined in their combined state या combined form। अब combined form से क्या मुराद है? दो एटम आपस, और ये सॉलिड में हम करते हैं, तो सॉलिड में जब दो एटम एक दूसरे के करीब होंगे तो किसी न किसी तरीके से वो बॉन्डेड होंगे। ये जो मैंने बात कही कि कंबाइंड फॉर्म, कहां पे मैंने लिखा हुआ है इसको, कंबाइंड फॉर्म। तो कंबाइंड फॉर्म का मतलब ये है कि ये दो एटम्स अब एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। अब ये जो बॉन्डिंग है ये मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स जो है अपने एटम्स को डिफरेंट तरीकों से एक दूसरे के साथ सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। तो अगर ये कंबाइंड फॉर्म किस चीज की वजह से हो, ड्यू टू आयनिक बॉन्ड हो, दोनों किसी एलिमेंट ने आयनिक बॉन्ड बनाया हो, आयनिक बॉन्ड हो, तो इसको फिर हम कहेंगे आयनिक रेडियस। रेडियस का नाम भी उसी हिसाब से हम रखेंगे जिस हिसाब से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो? कोवेलेंट बॉन्ड हो, ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, तो फिर रेडियस का नाम क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस होगा। इसी तरह अगर ये मेटालिक बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो? मेटालिक कोई बॉन्ड हो, जैसे मेटल्स के एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड है? वो मेटालिक बॉन्ड होता है। तो उसमें अगर आप किसी एलिमेंट का रेडियस मालूम करते हैं तो फिर उस रेडियस के साथ लिखना होगा मेटालिक रेडियस।
वो कौन सा रेडियस होगा? मेटालिक रेडियस। और ये लिखना लाजमी है, ऐसा नहीं करोगे तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मैं बताने वाला हूं आगे क्यों लाजमी है। मेटालिक बॉन्ड, अगर इन बॉन्ड में से कोई बॉन्ड नहीं है और सिर्फ वांडरवाल फोर्सेस है, दो एटम्स आपस में कंबाइंड है, लेकिन किस के थ्रू? वांडरवाल फोर्स के थ्रू। वांडर वॉल्स फोर्सेस इसके थ्रू कंबाइंड है, तो फिर आप इसके साथ क्या लिखोगे? ये जो आप रेडियस पर मालूम कर रहे हो इसको कहते हैं वांडर वॉल्स रेडियस। तो आपने देखा कि रेडियस के नाम के साथ ये जो कॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको भी लिखना जरूरी होता है। ये इसलिए क्योंकि इस तरह की रेडियाई में आपस में डिफरेंस होता है, तो जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो साथ साथ ये लिखना होता है कि आप कौन सा रेडियस किसी एलिमेंट के एटम का इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हो, तो ये लिखना लाजमी होता है। अब डिफिनीशन हमारे लिए आसान हुआ, यूं करके हम डिफाइन हो, अगर इस तरह करते नहीं है प्रैक्टिकली तो फिर ये डिफिनीशन के डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू द लास्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ये डिफिनीशन भी एक्सेप्टेबल फिर नहीं है। अगर इसकी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये डिफिनीशन भी फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो ओरिजिनल डिफिनीशन है एटॉमिक रेडियस का वो आपने कुछ यूं करना होगा। डिफिनीशन किस तरह डिफाइन करोगे एटॉमिक रेडियस को? तो जाहिर सी बात है, हम कैसे मालूम करते हैं इसको? जो हमारा प्रैक्टिकल मेथडोलॉजी है इसको मालूम करने का वो ये है कि हम सॉलिड में करेंगे, और सॉलिड में जब दो क्लोज एटम्स होंगे इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ करके एक का रेडियस हो जाएगा तो दूसरे का रेडियस हो जाएगा, और ये सिमिलर होने चाहिए दो एटम्स। तो जब इस तरह करते हैं तो फिर डिफिनीशन में भी ये चीजें हमें शामिल करनी होगी। डिफिनीशन अब कैसे डिफाइन करोगे? बड़ा सिंपल आसान, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई of two similar atoms bonded with each other. अब बॉन्डिंग को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, जनरल इन सब की हम बात कर रहे हैं। बॉन्डेड मतलब किसी भी इनमें से किसी भी वे से ये बॉन्डेड हो सकते हैं आपस में। बॉन्डेड विद ईच अदर इज कॉल्ड, अब ये इसका जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम? एटॉमिक रेडियस कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो इसका जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, उस हिसाब से हमने डिफाइन किया कि एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं। यहां आप वैसे शो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये दो मेरे कोई एटम्स है और ये दोनों क्या है? सिमिलर है। इसका एक न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस ये है और दूसरे का न्यूक्लियस ये है, और ये आपस में बॉन्डेड है। अब ये बॉन्डिंग में शो नहीं कर रहा कौन सा वाला बॉन्डिंग है। ये वंडरवाल फोर्सेस भी हो सकते हैं, ये मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है, ये आपका कोवेलेंट भी हो सकता है और ये आपका आयनिक भी हो सकता है। लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों क्या हो? एक दूसरे के साथ हो, कनेक्टेड हो। अब कनेक्टेड एटम्स है, बॉन्डेड एटम्स है, इनके न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको अगर आप हाफ कर लें, इसको अगर आप क्या कर लें? हाफ कर लें, यू डिवाइड कर लें, तो जैसे दिख रहा है इस हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स को फिर हम क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं रेडियस। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इंडिविजुअल एटम्स के आउटर मोस्ट शेल के साथ जो अनसर्टेनिटी को हम कोरिलेट करते थे, क्या वो अनसर्टेनिटी यहां खत्म हो गई? द आंसर इज नो, खत्म तो नहीं हुई वो अनसर्टेनिटी, क्योंकि वेव मोशन अब भी है, वो वेव मोशन इलेक्ट्रॉन का अब भी है। लेकिन यहां सिर्फ इतना हुआ कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में अब इंक्लूड हो गया या हो गए, वो अब दो न्यूक्लियाई के बीच में है। सही है, तो पोजीशनिंग इसका पहले से अब बेहतर हुई है, तो अनसर्टिनिटी भी पहले से अब अगर खत्म नहीं हुई तो मिनिमाइज हो गई। लिहाजा ये वाला मेथड मोर सुपीरियर है एज कंपेयर टू इस वाले मेथड का। यहां की वैल्यू से
यहाँ की जो वैल्यू है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि जब भी हम करेंगे तो कंबाइंड फॉर्म में करेंगे। तो इसको कहते हैं रेडियस। रेडियस अब डिफाइन हो गया। अब हम आते हैं टू और रियल बिजनेस, और वो क्या है कि इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस ऑफ पीरियड थर्ड। पीरियड थर्ड हमने कंटिन्यू, ये सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख लें कौन कौन से एलिमेंट्स है आपके पीरियड थर्ड में। तो हमारे जो एलिमेंट्स है ये एक है सोडियम पीरियड थर्ड में, फिर है मैग्नीशियम, और उसके बाद है एल्यूमिनियम। सही है। फिर थोड़ा सा मैं गैप दे रहा हूं, इसकी एक खास वजह है। फिर इसके बाद आपका सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। और फिर इसके बाद यहां मैं एक और इसको गैप दे रहा हूं, दूर ले जा रहा हूं अर्गान को, इसकी एक खास वजह है। अब इसको आप देख ले तो मैंने कुछ इस पीरियड के अंदर इनको कुछ डिवाइड किया, और इसकी वजह यह है कि इनको अगर आप देख ले तो ये सारे मेटल्स हैं। ये क्या है? मेटल्स है। ये फिर आपके नॉन मेटल्स है। ये क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये भी नॉन मेटल है, लेकिन इसको अलग लिखने का एक खास रीजन है, मैं बता रहा हूं। ये आप लिख ले, ये क्या है? ये हमारे हैं मेटल्स। ये क्या है? मेटल्स है। ये नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स, ये भी नॉन मेटल है। ये भी क्या है? नॉन मेटल है। अब ये मेटल्स आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सोडियम का एक पीस आप ले ले तो इसके एटम्स ने आपस में कौन सा बॉन्ड बनाया होगा? मेटालिक बॉन्ड। इसी तरह मैग्नीशियम के लिए भी मेटालिक बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड? ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे आप अपना सिलिकॉन देख लें तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, इस तरह कंटिन्यू आप रख ले, यू आपने पढ़ा होगा यू, इस तरह। तो ये सब, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड आपस में, दो सिमिलर एटम सिलिकॉन के आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते। P4 फास्फोरस किस शक्ल में रहता है? P4। तो P4 का मतलब है 4 फास्फोरस ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। सल्फर आपका S8 में रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और Cl2 तो सब जानते हैं, क्लोरीन Cl2 की शक्ल में। लेकिन अर्गान आपस में इस तरह के बॉन्ड्स नहीं बना सकते। तो इसने कौन सा बॉन्ड बनाया? मेटालिक बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ये जब आपस में, ये तो वैसे गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जब आएंगे आपस में, इसको आप सॉलिडिफाई करोगे तो इसमें कौन सा बॉन्ड पॉसिबल है? इनमें से कोई भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू एक दूसरे के साथ मुंसलिक हो सकते हैं। तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स, इसलिए तो मैंने इनको अलग रखा, आगे भी क्लियर हो जाएगा बड़ा इजीली। तो कॉम्बिनेशन के लिए इनके जो रीजंस है, जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है, वो एक दूसरे से अलग है। यहां रिस्पॉन्सिबल फोर्स मेटालिक बॉन्ड, यहां कोवेलेंट बॉन्ड, यहां आपका वैन डर वाल्स। तो इसलिए इनके नाम भी अलग होंगे। इसका अगर मैं डिस्कस करूंगा तो नाम के रेडियस के साथ में लिखूंगा। इसका रेडियस आप रिपोर्ट करोगे तो साथ लिखोगे कि भाई इस वक्त में आपको जो रेडियस बता रहा हूं ये कौन सा है? मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। इसका कोवेलेंट रेडियस। और इसका आपने लिखना होगा बाकायदा के, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, दूसरों के लिए जगह नहीं है तो इसमें भी नहीं करते। वैन डर वाल्स रेडियस। सही। अच्छा, अब एग्जांपल्स डिफाइन कैसे करेंगे? वही डिफिनीशन है। बॉन्डेड की जगह आपने क्या लिखना होगा? इसकी डिफिनीशन में यहां आके आपने शामिल करना होगा कि ये जिनका मैं लिख रहा हूं, जिनका मैं कैलकुलेट कर रहा हूं मेटल्स का, तो ये आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो डिफिनीशन बनाना यहां से कोई मुश्किल काम नहीं है। बॉन्डिंग की जगह आपने क्या, जब ये कनेक्टेड हो थ्रू मेटल, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ सिमिलर एटम्स when bonded together through metallic bonding is called metallic radius. half of the distance between, जगह नहीं है वैसे मैं लिख लेता यहां पे, लेकिन यहां मैंने और बहुत सारा कुछ कैलकुलेशंस करना है आप लोगों के लिए। इसको कैसे डिफाइन करोगे? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स
बॉन्डेड टुगेदर थ्रू अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल क्यों करते हैं? ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए। ऐसा नहीं कि एक कंट्री वाले डबल बॉन्ड से मालूम कर रहे हैं तो दूसरे कंट्री वाले थर्ड बॉन्ड से यानी ट्रिपल बॉन्ड से मालूम कर रहे हैं और कहीं पे कोई सिंगल बॉन्ड से मालूम करे। तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रूल्स ये है कि सब ने करना जब होगा कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट रेडियस को मालूम करना होगा तो शर्त यह है कि उस वक्त करेंगे जब ये दो सिमिलर एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए थ्रू सेम रहे। और तो ये डिफिनेशन आपका कोवेलेंट रेडियस के लिए। और वान डेर वाल्स के लिए आपने बॉन्डेड जब दो सिमिलर एटम्स आपस में बॉन्डेड हो थ्रू वान डेर वाल फोर्सेस, देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ सच एटम्स विल बी कॉल्ड वान डेर वाल्स रेडियस। तो डिफिनेशन मैंने बता दिए लेकिन लिख के नहीं यहां पे क्योंकि जगह कम पड़ रही है। अब मुझे इसके एग्जांपल्स चाहिए। क्या चाहिए? एग्जांपल्स चाहिए। एग्जांपल्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं सोडियम ले रहा हूं यहां पे। सोडियम सही है और सोडियम हमारा इन्हीं में शामिल है तो ये कोई बाहर से हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं। सोडियम। अब सोडियम का कोई पीस उठा ले आप इस तरह, ये सोडियम का कोई टुकड़ा है सही है। तो इसमें अगर आप देख ले सोडियम के एटम्स इस तरह एक दूसरे मेटालिक बॉन्ड जब हम करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूं हम करते हैं, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, और इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। अब इस मेटालिक क्लस्टर में, ये क्लस्टर है, क्या है? सोडियम के एटम्स का एक क्लस्टर है। इस क्लस्टर में दो एडजेसेंट एटम्स, आप जूम कर ले अपने लिए, ये कोई दो एटम्स में यहां से उठा रहा हूं सोडियम के, सही है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है। अब ये जब और आपस में बॉन्डिंग कौन सी है? मेटालिक बॉन्डिंग है। जब मेटालिक बॉन्ड हो फिर हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आप क्या कहोगे? रेडियस। ये एक का रेडियस तो ये फिर दूसरे का रेडियस। छोटा मैंने बनाया ताकि हमें थोड़ा सा इस जगह मिले इसको मालूम करने के लिए, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है। तो पता चला फ्रॉम द एक्स-रेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस, ये मालूम हुआ है कि सोडियम के एटॉमिक क्लस्टर में दो एटम, यानी इसका जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें दो एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? आप देख लें, वो डिस्टेंस है आपका यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है? यूं, ये है आपका 372 pm पिकोमीटर। अब इसको क्या हाफ, इसके हाफ को हम क्या कहते हैं? जब इसको आप 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर इसको आप आर कहेंगे, किसका? सोडियम का। जब करोगे तो इससे कितना आता है? इससे ये आपका इक्वल टू हो जाता है 186। बुक में आप देख ले, दिया होगा ये वैल्यू है उधर। तो 186 pm रेडियस है, यानी एक सोडियम के एटम के न्यूक्लियस से उसके लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 186 pm है। तो ये हम रिपोर्ट करेंगे लेकिन साथ लिखेंगे कि ये मेटालिक रेडियस है, ठीक है। तो इस यहां पर मेटालिक रेडियस को क्लोज कर देते। अब आते हैं कोवेलेंट रेडियस की तरफ। इसका मैं एग्जांपल के तौर पर क्लोरीन लूंगा। ये है क्लोरीन, किसका हम चेक कर रहे हैं? क्लोरीन का। एक और भी एग्जांपल शामिल करेंगे इसमें। तो क्लोरीन, जब दो क्लोरीन आपस में बॉन्डेड है, ये जो मैं शो कर रहा हूं इस तरह, ये इसका न्यूक्लियस है और ये एक क्लोरीन का आखिरी वाला शेल है, सही है। दूसरी क्लोरीन के साथ इसने यू बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड है। अब दो सिमिलर एटम्स है, ये भी क्लोरीन है आपका, इधर लिख लें, और ये भी क्लोरीन है। आपस में इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? शो कर ले, यहां आप इलेक्ट्रॉन्स को भी दिखा सकते हैं यूं, सही है। जो इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको वैसे कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। अब इसका जो हाफ है, इसको मैं इसका रेडियस कहूंगा और ये इसका रेडियस हो गया। ये जो डिस्टेंस है ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। क्लोरीन का एग्जांपल हम उधर बॉन्ड लेंथ में दे देते थे। तो कितना है? ये जो डिस्टेंस है ये बराबर है 198 pm का,
कितना है 198। इसको जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये रेडियस बन जाता है और इसकी वैल्यू फिर कितनी होगी 99 pm। तो क्लोरीन का जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस वो कितना है 99 पिकोमीटर। 99 पिकोमीटर। एक और एग्जांपल इसमें शामिल करें। लेट्स सपोज ये दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये हुआ और ये हाइड्रोजन आपका ये हुआ। हाइड्रोजन भी कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपस में, तो यहां से भी आप कर सकते हो एक और एग्जांपल के। तो वैसे हाइड्रोजन हमारे इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसको मैं इसलिए कर रहा हूं आगे काम आने वाला है ये हमारा, ठीक है। वैसे हाइड्रोजन इस पीरियड में नहीं है, तो आप कहोगे कि सर आप ये एग्जाम्पल क्यों शामिल कर रहे हो, लेकिन इसका मजा आएगा बाद में, ये हमें चाहिए, मुझे जरूरत है इसकी। ये जो डिस्टेंस है आप सबको पता है कितना होता है, यहां से वैसे यहां से लेना चाहिए, ये इसके न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये होता है 74। ये भी आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में पीएम। इसको जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये रेडियस बनता है और ये रेडियस कितना होता है फिर 37 पीएम। तो हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस कितना है 37। सही है। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं और सीधा इस वाले पे आते हैं। ये कौन सा है आपका वंडरवाल रेडियस। सही है। वंडरवाल रेडियस में ये होगा, इसका एग्जांपल यही अर्गान वाला लेते हैं और एक और भी एग्जांपल शामिल करेंगे इसमें। एग्जांपल हमारा कौन सा है, अर्गान की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अर्गान की। तो जब दो अर्गान एटम सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे के अर्गान के सॉलिड में, अर्गान को कैसे सॉलिडिफाई करोगे, तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ गैसेस आप पढ़ लें, पहले लिक्विड में जाएगा, फिर मजीद टेम्परेचर कम करके ये जाएगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो माइनस किसी टेम्परेचर में जाके ये सॉलिडिफाई आप देख सकते हैं इसको। तो सॉलिड अर्गान में जाके जब आप दो एटम्स देखते हैं आपस में, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से आपको पता है कि अर्गान आपस में ना तो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है ना कोई मेटालिक बॉन्ड बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू जो है एटम्स एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो ये जो दो परस्पर ये दो अर्गान है, सही है। अर्गान यहां मैं थोड़ा सा जो है इनको सेपरेट बना रहा हूं, क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये इतने तगड़े फोर्सेस नहीं है कि एटम्स को इतने करीब लेकर आए, सही है। तो एटम्स थोड़े से दूर होंगे क्योंकि ये कमजोर फोर्सेस है, कनेक्टेड होंगे लेकिन इसी तरह मजबूती से नहीं। तो उस कमजोरी को शो करने के लिए, इसकी जो स्ट्रेंथ को शो करने के लिए कि इसकी स्ट्रेंथ कम है, हम थोड़ा सा दूर बना लेते हैं एक दूसरे से इनको। अब इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, इस तरह की बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई है, और वो क्या है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां का जो डिस्टेंस है, इसको अगर आप कर ले तो इस रेडियस को आप, इसका वैन डर वाल रेडियस और इसको आपका ये वाला वैन डर वाल रेडियस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है 376 pm। अब आप इसको भी 2 से डिवाइड कर लें तो ये आपका 188 pm, 188 pm रेडियस आया किसका, अर्गान का। अर्गान का रेडियस कितना आया, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेडियस इसका कितना है 188 pm है, 188 pm। सही है। एक और एग्जांपल, हाइड्रोजन वैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसका कोवेलेंट रेडियस मैंने वहां पे शो किया, लेकिन एक और भी इसका आप वैन डर वाल रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। मीथेन ले ले कोई, ये आपका मीथेन है। इसी तरह आपको पता है कि टेट्राहेड रेडियस के साथ 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, सही है। अब सॉलिड मीथेन में मैं चेक कर रहा हूं थ्रू एक्स-रेज डायफ्रैक्शन एनालिसिस, दो मॉलिक्यूल के सिमिलर एटम्स एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, ये वाले, ये और ये आप कंसिडर कर लें। तो इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले हाइड्रोजन में कौन से होंगे, यहां पर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में तो ऑलरेडी एंगेज है, एक और कोवेलेंट बॉन्ड तो ये नहीं बना सकता। तो यहां जो फोर्सेस ऑफ अल्केन्स में कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं,
वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इसके जो दो हाइड्रोजन्स होते हैं सॉलिड में, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये जो वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कहां है, ये वाले वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कनेक्टेड है। अब इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना है, ये 240 pm होता है। इसको आप 2 से डिवाइड कर ले तो कितना आता है, 120 pm। तो ये भी हाइड्रोजन का रेडियस है, लेकिन कौन सा वाला रेडियस है, वैन डर वाल्स रेडियस है। कौन सा है, वैन डर वाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब आते हैं ट्रेंड की तरफ। ये तो हमने एक्सप्लेन किया कि पीरियड थर्ड में रेडियस का क्या सूरत हाल है, सही है। तो उनके रेडियस को हम कहेंगे मेटालिक रेडियस, इनके रेडियस को हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस, इनके रेडियस को हम कहेंगे वैन डर वाल रेडियस। लेकिन जब मैं इनकी वैल्यूज को देखता हूं तो आप देख लें, इस तरफ आए आप, ये सोडियम बिल्कुल फर्स्ट वाला है और उधर जाते हुए पीरियड में अर्गान लास्ट वाला है। हमने तो सर ये पढ़ा था कि जब अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं यू, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होता है तो रेडियस को कम आना चाहिए था। ये तो मुझे सोडियम से जाके अर्गान बड़ा लगता है। जब आप इसको बनाओगे यू, तो ट्रेंड के लिए जगह तो नहीं बची। बहरहाल ट्रेंड में इधर लिखता हूं, इसमें जो ट्रेंड है वो ये है, ट्रेंड एटॉमिक रेडियस में जो ट्रेंड है आपका, सोडियम का जो रेडियस है वो बता रहा है कि सोडियम बड़ा है। क्या है, बड़ा है। सोडियम अगर इतना है, सोडियम अगर इतना है तो इसके बाद वाला मैग्नीशियम इससे छोटा होगा, फिर एल्यूमिनियम इससे छोटा होगा, फिर आपका सिलिकॉन सिलिकॉन इससे छोटा होगा, फास्फोरस सिलिकॉन से छोटा होगा, क्लोरीन फास्फोरस से छोटा होगा, और अर्गान इतना होना चाहिए, अर्गान इतना होना चाहिए। लेकिन आप बुक में देख लें तो अर्गान को इतना, इससे भी बड़ा शो किया होता है। कितना, यूं बड़ा, सही है। अगर ये उधर जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा यूं बना ले, सही है। तो ये इससे तो बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। ये कितना है, आप देख ले, 186 pm, और ये कितना है, 188 pm। तो क्या ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ग्रुप में सारी अक्रॉस द पीरियड जाते हुए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या ये गलत है? नहीं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहां जो हमने रेडियस इसका मालूम किया हुआ है, इसको अब जस्टिफाई करना होगा। ये क्यों हमें बड़ा दिखता है? ओरिजिनली ये बड़ा है नहीं, लेकिन ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रेन है, क्योंकि ये सिर्फ क्या बना सकता है, वैन डर वाल फोर्सेस के थ्रू बॉन्डेड हो सकते हैं। तो और वैन डर वाल फोर्सेस क्या है, यहां देख ले तो थोड़ा सा मैंने इसमें एम्प्टी स्पेस को भी, ये वाला जो जगह है, खाली जगह जो एक दूसरे से सेपरेटेड है, वो भी इनके रेडियस का हिस्सा बन गया। लेकिन ये ओरिजिनली तो एटम का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रेन है, मजबूरी है, जिसकी वजह से रेडियस की वैल्यू बड़ी निकल आती है। टेक्निकली अर्गान इस पीरियड में सबसे छोटा है, सही है। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई। तो ट्रेंड में जब हम कंपेयर करते हैं तो वैन डर वाल रेडियस को किसी कोवेलेंट या मेटालिक रेडियस के साथ कंपेयर करना क्या होगा, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इट्स नॉट फेयर टू कंपेयर वैन डर वाल रेडियस विद कोवेलेंट एंड मेटालिक रेडियस, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस कमजोर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड से। इसका प्रूफ एक और तरीके से मैं दे रहा हूं आपको। ये हाइड्रोजन है आपका, इसका जब आपने कोवेलेंट रेडियस मालूम किया तो कितना आया, 37। जब आप वैन डर वाल रेडियस हाइड्रोजन का मालूम करते हैं तो कितना आता है, 120। तो इतना सा हाइड्रोजन आपको इतना सा क्यों लग रहा है, इतना बड़ा? इसकी वजह यह है कि यहां आपका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो है, जो एक्सपेरिमेंट का बेस है वो अलग है। यहां आप वैन डर वाल फोर्सेस से रेडियस मालूम कर रहे हो, यहां आप कोवेलेंट बॉन्ड से रेडियस मालूम कर रहे हो। तो हमें अगर ये अर्गान बड़ा लग रहा है तो इसको अपने जस्टिफाई इस तरह से करना होगा कि ये एक्चुअली इसका वैन डर वाल्स रेडियस है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लेक्चर में हमने फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज में से दो प्रॉपर्टीज पढ़े। एक क्या है,
एक है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो कि एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है, और दूसरा है एटॉमिक रेडियस जो कि भी एक एटॉमिक प्रॉपर्टी है। फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज में से हमने 2 एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। इसमें हमने ट्रेंड भी बताया आप लोगों को, और वहां ट्रेंड किया है, वहां भी एक ट्रेंड है, सही है। यू जाते हुए अक्रॉस द पीरियड आप एस से जा रहे हैं पी ब्लॉक में, पहले एस को फिल किया, फिर उसके बाद आपने पी को फिल किया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर where we will be discussing the remaining physical and atomic properties of period third elements, और वो कौन से हैं इसके बाद आने वाला है ट्रेंड इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर जो है ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और लास्ट में हम देखेंगे ट्रेंड्स इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज आपके अगले क्लास में, अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज एंड सी यू।